हेलो। आज हम लोग एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों का ख्याल हो सकता है, बहुत से स्टूडेंट ऐसा बोल सकते हैं कि हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव के बारे में जाने ही क्यों, हमें क्या ज़रूरत है उद्देश्य के बारे में पढ़ने के लिए या प्राप्य उद्देश्य के बारे में जानने के लिए। तो सबसे पहली बात तो ये कि जब तक हमारे पास कोई उद्देश्य नहीं होगा तब तक हम अपनी दिनचर्या कह सकते हैं या अपना वर्किंग स्टाइल कह सकते हैं, उसको डिसिप्लिन्ड नहीं कर पाएंगे, है ना। जैसे मान लो कि तुम्हारी ही बात कर लेते हैं। मान लो तुम्हारा अगर ये उद्देश्य नहीं है कि तुम बीएड करोगे, अगर नहीं होता तो, पर तुम्हारा ये उद्देश्य नहीं होता कि तुमको बीएड करना है, तो तुम क्यों एंट्रेंस फॉर्म भरते और क्यों एग्ज़ाम देते। तुम्हारा उद्देश्य था कि तुम बीएड करो, इसके लिए तुमने वो सारी प्रक्रिया अपना एक कॉम्पिटिशन दिया और सेलेक्ट हुए। ऐसे ही बेटा हमारी शिक्षा का भी उद्देश्य है। कभी भी शिक्षा उद्देश्यहीन तो हो ही नहीं सकती है, और शिक्षा का उद्देश्य हमेशा समाज के बनाए हुए नियम पे होता है, नियम पर होता है। ये रिपीटिंग दिस कि जो भी समाज में निर्धारित मान्यताएं हैं, समाज के निर्धारित मूल्य हैं, या समाज जैसा चाहता है कि हमारे आने वाला कल ऐसा हो, उस हिसाब से शिक्षा का उद्देश्य बदलता है। यानी शिक्षा का उद्देश्य जो है वो परिवर्तनशील होता है। जैसे समाज को जैसी ज़रूरत होती है वैसा वो उद्देश्य शिक्षा के लिए निर्धारित करते हैं। जैसे जब हम बात करते हैं 60s की, तो चीन के साथ युद्ध हुआ। हम युद्ध में हमारी क्षति हुई, तो उस समय मनोबल बहुत कम हो गया, देश का मनोबल कम हुआ। अब उस मनोबल को बढ़ाने के लिए जब शिक्षा नीति तैयार हुई, तो शिक्षा का उद्देश्य हुआ शारीरिक और मानसिक विकास। यानी जो बच्चे हों वो शारीरिक रूप से भी मजबूत हों और मानसिक रूप से भी मजबूत हों, और शिक्षा का उद्देश्य चलता रहा। फिर अंतराल में जब विश्व में एकदम बदलाव हुआ, फिर हमें भी लगा कि हमारी भी जो सामाजिक नीतियां हैं उनमें बदलाव होना चाहिए। तो जब कभी भी समाज अपने हिस्से में बदलाव चाहता है तो वो शिक्षा के उद्देश्यों में बदलाव करता है, जिससे कि आने वाली पीढ़ी उसके निर्धारित मानदंडों के हिसाब से तैयार हो सके। फिर 86 के अराउंड कंप्यूटर की क्रांति हुई, तो उस समय हमारे शिक्षा का उद्देश्य हो गया कि ओवरऑल डेवलपमेंट, मतलब शारीरिक शिक्षा भी हो, मानसिक शिक्षा भी हो, तकनीकी शिक्षा भी हो। ओवरऑल डेवलपमेंट हमारी शिक्षा का उद्देश्य हुआ कि किसी भी बच्चे का विकास संपूर्ण रूप से हो, और ये चलता रहा। फिर जब समय बदला, अब इस वक्त हमारी शिक्षा का उद्देश्य है व्यवहार परिवर्तन। यानी कि कैसे हम मापेंगे कि हमने शिक्षा जो हम चाहते थे वो अमेंडमेंट हुआ या नहीं। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ बिहेवियर, यानी व्यवहार परिवर्तन की दर से हम अपनी शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति के बारे में जान सकते हैं। यानी आज की शिक्षा का उद्देश्य क्या है बेटा? व्यवहार परिवर्तन की दर। ये तो हमारी शिक्षा का, ये तो एक जनरल तुम्हारा एग्जाम्पल हुआ जो कि हम तुम्हें बता रहे हैं कि शिक्षा के उद्देश्य। अब आते हैं अपने टॉपिक पे कि जो
पूरा ओवरऑल टीचिंग प्रोसेस है, शिक्षक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम लोग ट्राइपोलर कहते हैं। ट्राइपोलर प्रोसेस क्यों कहते हैं? कि इसमें तीन लोग क्या कहें, या तीन बिंदु, 3 फोकस पॉइंट होते हैं। सबसे पहला फोकस पॉइंट क्या होता है? हमारा टीचर है। टीचर की बात जब करते हैं तो हम कंटेंट रखते हैं, क्योंकि टीचर बिना कंटेंट के तो होगा नहीं। कंटेंट होगा तभी टीचर होगा, तभी वो बताएगा, आगे पढ़ाएगा, फिर कंटेंट हुआ। अब कंटेंट को किसे हम प्रोवाइड कर रहे हैं? ऑब्वियसली स्टूडेंट है हमारा। कंटेंट का लेन देन टीचर और स्टूडेंट के बीच में हुआ। फिर कैसे पता चलेगा कि जो हम दे रहे हैं वो बच्चों तक जा रहा है कि नहीं जा रहा है, यानी शिक्षा का उद्देश्य पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो शिक्षा का उद्देश्य क्या है हमारा? व्यवहार परिवर्तन की दर। तो जो तीसरा बिंदु होगा वो हमारा होगा व्यवहार परिवर्तन। व्यवहार परिवर्तन यानी लर्निंग आउटकम। लर्निंग आउटकम क्या होगा? जो हमने पढ़ाया, जो तुमने सीखा, कितना हमने पढ़ाया। मान लो हमने 10 बिंदु पढ़ाए, उस 10 बिंदु में से तुमने कितने बिंदु अपने में ग्रहण किए, वो हमारा लर्निंग आउटकम होता है, और वही हमारा व्यवहार परिवर्तन होता है। मतलब आज जो हम पढ़ रहे हैं, इससे जब हम कल इसको सीख के आएंगे तो वो हमारा व्यवहार। सीखने का मतलब लर्न बाय हार्ट, चीज़ों को धीरे धीरे अपने व्यवहार में लाना। तो हमारा 3 पोलर एजुकेशन सिस्टम प्रोसेस है, नॉट सिस्टम, एजुकेशन प्रोसेस है। ठीक है, पहला कंटेंट, दूसरा लर्नर यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, और तीसरा क्या है हमारा? बिहेवियरल आउटकम या लर्निंग आउटकम। ठीक है, इतना समझ आ गया। और ये जो लर्निंग आउटकम है वो हम अपने इवैल्यूएशन से पता करते हैं, एग्ज़ाम के माध्यम से पता करते हैं। और लर्निंग आउटकम क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमको पता चल सके कि जो पढ़ाया जा रहा है, जो सिखाया जा रहा है, जो शिक्षा ने अपना शिक्षण प्रक्रिया प्रारंभ करने से पूर्व जो हमने उद्देश्य निर्धारित किए थे कि हम इतना दूर तक सीख जाएंगे या सिखा देंगे, वो हमने अचीव किया कि नहीं, किस सीमा तक अचीव किया, इसके लिए इसकी बहुत ज़रूरत होती है। अब परिभाषाओं की बात करें, कुछ बच्चे बोलते हैं मैम उद्देश्य का परिभाषा, तो उद्देश्य का मतलब ही होता है निरंतर प्रगति करना। संस्कृत से बना हुआ है उद्देश्य से। उद्देश्य आगे की तरफ राह देखना, आगे की ओर बढ़ना, हमेशा उन्नत होना, हमेशा आगे की तरफ बढ़ना। एक दूसरी परिभाषा क्या होगी? परिभाषा क्या हम समझने के लिए बात कर सकते हैं? द अल्टीमेट रिजल्ट ऑफ आवर लर्निंग प्रोसेस, जो हम सीख रहे हैं उसका अल्टीमेट रिजल्ट जो है वही हमारा उद्देश्य है। अल्टीमेट रिजल्ट क्या? जैसे मान लो हम लोग बात कर रहे हैं कि बीएड, तो हमारा अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि हम बीएड कंप्लीट करें। और हम लोग जो अभी इस प्रोसेस में हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का उद्देश्य भी क्या है कि आप बीएड कंप्लीट करें, पूरी तरीके से अपनी बीएड की शिक्षा ग्रहण करें और आगे नए भारत की निर्माण में अपना योगदान करें। बहुत ज़रूरी है जब पढ़ें उद्देश्य, जब बात करें उद्देश्यों की, उद्देश्य में देश को अपने साथ रखना बहुत ज़रूरी है। देश हित में काम करना तो बनता है। ठीक, इतना समझ आ गया। हम लोग मैथ्स मेथड की ही बात करेंगे। देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स।
जैसे सृजनात्मक है, इंटेलेक्चुअल है, अनुशासन संबंधी है उद्देश्य, नैतिक उद्देश्य है, सामाजिक उद्देश्य। देखो सामाजिक उद्देश्य जो है उन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही शिक्षा का उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्य जैसा होगा हमारी शिक्षा का उद्देश्य भी वैसा ही होगा, क्योंकि समाज, प्रत्येक समाज हमारी शिक्षा का रिजल्टेंट है, और जो हमारी शिक्षा है वो समाज का दर्पण है। तब हमारा समाज क्या चाहता है वैसी हमारी शिक्षा अपना उद्देश्य बनाती है। ठीक है, अब हम आते हैं बेसिक पॉइंट पे। बेसिक ही चल रहा है, हम लोग बेसिक ही बात कर रहे हैं फिर भी, कि एक है हमारे पास प्राप्य उद्देश्य, यानी एक है ऑब्जेक्टिव और एक है एम। उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य। प्राप्य उद्देश्य क्या है और उद्देश्य क्या है? उद्देश्य हमने कहा कि समाज या राष्ट्र के द्वारा निर्धारित किया जाता है, यानी लॉन्ग टर्म रिजल्टेंट के लिए निर्धारित होता है। जैसे पूरे देश में आजकल चल रहा है क्या, स्किल इंडिया। तो अब हमारी शिक्षा का जो उद्देश्य होगा 5 साल तक या नई शिक्षा नीति बनने तक, शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? कौशल विकास। मतलब अभी ऑफिशियली ये उद्देश्य नहीं है, लेकिन फिर भी जो हम लोग को समझ में आता है कि हमारी शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा, मातृभाषा में शिक्षा हो और कौशल विकास हो, यानी स्किल डेवलपमेंट हो बच्चों में। ठीक है, तो अब ये जो मान लो लॉन्ग टर्म उद्देश्य राष्ट्र के द्वारा निर्धारित होते हैं, समाज के द्वारा निर्धारित होते हैं, वो तो हमारे हो गए एम या उद्देश्य। अब प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं, या जिनको हम लोग ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वो क्या होते हैं? उन उद्देश्यों को अचीव करने के लिए जो हम छोटे छोटे स्टेप्स उठाते हैं उनको हम ऑब्जेक्टिव्स या प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। और ये तो शॉर्ट टर्म के लिए होता है। अब जैसे मान लो अभी हम लोग ये सोच रहे हो कि ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट कर लेते हैं, तो ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा? मतलब ऑब्जेक्टिव जो कंटेंट है वो इस वक्त क्या है? ये हमारा प्राप्य उद्देश्य है। अब इस प्राप्य उद्देश्य और क्यों ये प्राप्य उद्देश्य क्यों? क्योंकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है, जो हमारा एम है, वो क्या है? वो है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में हम किस तरीके से अपने उद्देश्यों को लिखें, ये हमारा उद्देश्य। अब उस उद्देश्य तक पहुंचने के लिए जो हम छोटे कंटेंट ले रहे हैं, छोटे डेफिनेशंस लेंगे, उनको हम क्या कहेंगे? प्राप्य उद्देश्य। यानी जिन एक्टिविटीज़ की सहायता से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर लें, वो हमारे ऑब्जेक्टिव एम को अचीव कर लें, उद्देश्य को प्राप्त कर लें, वो क्या होंगे? हमारे प्राप्य उद्देश्य होंगे। जैसे एम है, उसके लिए पूरा राष्ट्र जिम्मेदार होगा। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल स्कूल या हम या तुम रिस्पॉन्सिबल होंगे, नहीं, उसके लिए पूरा राष्ट्र, राज्य, समाज, स्कूल सब जिम्मेदार होंगे। उनको कैसे हम प्राप्त करें, इसके लिए प्राप्य उद्देश्य क्या है? इसकी जिम्मेदारी केवल और केवल टीचर्स पे होगी। कि भाई मान लो आपका, ऐसे समझ लो, करिकुलम एंड सिलेबस। करिकुलम में हमारा 4 विषय होगा, प्रैक्टिकल है, कुछ ग्रेडिंग के सब्जेक्ट होंगे। अब सिलेबस क्या है? उसमें मैथ्स मेथड, और मैथ्स मेथड में
ये सारी चीज़ें। इंग्लिश मेथड में कुछ चीज़ें, फिज़िकल साइंस में अपनी अपनी बात। ये सब क्या है, हमारे छोटे छोटे प्राप्य उद्देश्य हैं। किसके लिए हैं, किसकी सहायता से हम क्या कर पाएंगे, इनकी सहायता से हम बीएड का करिकुलम समझ पाएंगे, करिकुलम अचीव करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। अब चूंकि पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, ऑब्वियसली तुम भी तो टीचर बन रहे हो, पूरी जिम्मेदारी तुम्हारी है, तो हम प्राप्य उद्देश्य के ऊपर ज़्यादा फोकस करते हैं हमेशा से, कि जो काम हमें करना है, जो हमारी ज़रूरत के लिए है, या जिसके माध्यम से हम राष्ट्र और समाज के द्वारा निर्धारित करिकुलम अचीव कर सकते हैं, अचीव करेंगे, वो सारे स्टेप्स क्या कहलाते हैं, प्राप्य उद्देश्य कहलाते हैं। ठीक है, अब आते हैं हम लोग ये समझने के लिए शिक्षण उद्देश्य क्या होते हैं। तो शिक्षण उद्देश्य बेटा, जैसे नाम से ही डायरेक्टली लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, इनका सीधे संबंध लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स है, कि जो हमें सीखना है, यानी इंस्ट्रक्शनल, इनको हम इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। और इन ऑब्जेक्टिव्स की सहायता से ही स्टूडेंट में बिहेवियरल चेंजेस होते हैं। जो हमारी शिक्षा का उद्देश्य है, व्यवहार परिवर्तन, वो किसकी सहायता से होगा, शिक्षण उद्देश्यों की सहायता से होगा। शिक्षण उद्देश्यों को हम क्या कहते हैं, मतलब एक तो टीचिंग ऑब्जेक्टिव हो गया, दूसरा इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हो गया। और ये जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स हैं, इन पर ही ब्लूम टैक्सोनॉमी बेस्ड है, और 3 भाग में बटी हुई है। आगे हम लोग अपने टॉपिक पे 3 भागों में बटी है, कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर, ज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। अरे हाँ, कोई बच्चा हमको पूछ रहा था कि मैम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव एंड टीचिंग ऑब्जेक्टिव में क्या अंतर है। तो देखो, इट इज़ क्लियर कि जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव है वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम में होता है, और हमेशा जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स हैं उनका नेचर जो है फिलोसॉफिकल होता है। क्यों? क्योंकि वो बच्चों के जीवन में परिवर्तन के लिए होते हैं, और हमारा समाज कैसा हो, हमारे समाज का दर्शन ही ये निर्धारित करता है कि हमारा शिक्षा कैसी हो और हमारे आने वाले बच्चे, आने वाली पीढ़ियाँ कैसी हो। तो शैक्षिक उद्देश्यों का, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स का जो नेचर है वो फिलोसॉफिकल ही होगा। प्राइमरी से लेकर के हायर एजुकेशन तक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अभी जैसे NEP 2020 है, आया ना, पढ़ा बच्चों तुम लोगों ने? नहीं पढ़ा होगा, कोई नहीं, जब एग्ज़ाम दे लेना तो ज़रूर पढ़ना, ज़्यादा बड़ा नहीं, 66 पेजेस का है, आराम से अच्छे से 2-3 दिन लगेगा, पढ़ लोगे, पढ़ना ज़रूर उसको। ठीक है, तो ये पूरी शिक्षण व्यवस्था के बारे में बात करता है, जो शैक्षिक या एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। और टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं? ये वो ऑब्जेक्टिव्स हैं जो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्लासरूम में, मतलब इंटरेक्शन, टीचर स्टूडेंट के इंटरेक्शन के द्वारा पूरे किए जाते हैं, अचीव किए जाते हैं। लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स भी इनको कहते हैं, क्लासरूम ऑब्जेक्टिव्स भी कहलाते हैं, और इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स भी कहलाते हैं। और इनकी सहायता से ही व्यवहार परिवर्तन होता है बच्चों में, तो इनको बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव्स भी कहते हैं। ठीक है, डेफिनेट होते हैं, ये निर्धारित होता है कि भाई सेमेस्टर 2 में, सेमेस्टर 3 में हम इतना पढ़ेंगे,
इतनी चीज़ें पढ़ेंगे और इतने दिन में पढ़ेंगे, ये बिल्कुल डेफिनेट होता है। ठीक, इतना समझ आ गया। चल आगे चलते हैं। हम लोग बात करते हैं अब ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की, जो अभी हम बीच में बात छूट गई थी ना। बीएस ब्लूम ने ही लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स को 3 हिस्से में बांटा था, इसकी 3 कैटेगरी की थी। अभी आगे हम बताएंगे कि केवल ब्लूम ही नहीं थे, इनके साथ में एंडरसन और सिम्पसन भी थे, क्रेथहोल भी थे और सिम्पसन भी थे। पर चूँकि बीएस ब्लूम में सीनियर पर्सन थे, इसलिए इनके नाम से ही ये टैक्सोनॉमी चलती है। तो 3 भाग में बटा, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। इतना तो समझ आया। अब हम जान लेते हैं कि ये जो सब डिविजन्स है, ये जो डिविजन्स हैं, ये डिविजन्स क्या क्या काम करते हैं, कहाँ कहाँ लागू होते हैं, कैसे हो। ठीक है, थोड़ा बड़ा होगा लेक्चर, लेकिन हम सोच रहे हैं कि इसमें ही तुम्हारा रिवाइज्ड भी आ जाए तो ठीक है ना। चलो, जो क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव्स था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव में तीन भाग में बटा। पहला कॉग्निटिव, दूसरा अफेक्टिव और तीसरा साइकोमोटर। अब कॉग्निटिव अगेन 6 भाग में बटा। वो 6 भाग क्या है? ज्ञान या नॉलेज, बोध या कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन या प्रयोग, एनालिसिस या संश्लेषण, सही है, एनालिसिस या विश्लेषण, और फिर सिंथेसिस या संश्लेषण और मूल्यांकन या इवैल्यूएशन। यानी 6 कैटेगरी हुई इसकी। सबसे पहली कॉग्निटिव की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। सबसे पहला नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसिस और लास्ट वन इवैल्यूएशन। हिंदी में देख लेते हैं। पहला ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा विश्लेषण, तीसरा एप्लीकेशन या प्रयोग, फिर चौथा विश्लेषण, पांचवा संश्लेषण और छठा मूल्यांकन। ठीक है, ये हो गए कैटेगरी। अच्छा, जब ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो अपने इन सब कैटेगरी में डिवाइड होते हैं, तब वो क्या कहलाते हैं? डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन। जैसे कभी पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन, तो तुम बता लोगे ना। जब जो ये हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जब सब डिविजन्स में उनकी जब सब कैटेगरी होती है तो हम उसे डोमेन कहते हैं। ठीक है, ऐसे ही बाकी अफेक्टिव और साइकोमोटर डोमेन भी डिवाइड है। जैसे अफेक्टिव है वो है आग्रहण या रिसीविंग, दूसरा है रिस्पॉन्डिंग या अनुक्रिया, तीसरा इसका है वैल्यूइंग या अनुमूल्यन, चौथा है कॉन्सेप्चुलाइजेशन या फिर प्रत्यक्षीकरण, कॉन्सेप्ट जब प्रत्ययीकरण होता है थिंकिंग, फिर ऑर्गेनाइजेशन या व्यवस्थापन, और लास्ट वन कैरेक्टराइजेशन या कैरेक्टर का निर्माण। ऐसे ही साइकोमोटर में 6 डिवीज़न है। उद्दीपन सबसे पहला यानी इम्पल्शन, दूसरा है कार्य करना यानी मैनिपुलेशन, तीसरा है नियंत्रण या कंट्रोल, चौथा है समायोजन या कोऑर्डिनेशन,
5वां इसका डिवीज़न है स्वाभाविकरण या नेचुरलाइजेशन, और लास्ट वन है आदत का निर्माण या हैबिट फॉर्मेशन। ठीक है, ये तो भाई हो गया ब्लूम का टैक्सोनॉमी। अब हम लोग कॉग्निटिव पे ज़्यादा काम करते हैं, क्योंकि वो जो कॉग्निटिव डोमेन है वो क्लासरूम इंटरेक्शन की बात करता है कि हम क्लासरूम में जो भी इंटरेक्शन करते हैं उससे क्या क्या व्यवहार परिवर्तन होता है। तो हम कभी कभी बात होती है, कभी पूछा जाता है कि क्लासरूम ऑब्जेक्टिव के बारे में बताइए, तो बिल्कुल परेशान होने की बात नहीं। क्लासरूम ऑब्जेक्टिव मतलब कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक है। या इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताइए, तो क्या है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स का मतलब कि हमारा कॉग्निटिव ऑब्जेक्टिव, ठीक। कॉग्निटिव, क्लासरूम और इंस्ट्रक्शन, कुछ भी पूछा जाएगा उत्तर एक ही है, ठीक है। अब हम आते हैं, चूंकि ये ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बेटा व्यवहार परिवर्तन के लिए हैं, व्यवहार परिवर्तन को आंकने के लिए है या व्यवहार को परिवर्तित करने के लिए है, तो किस सब कैटेगरी से किस तरीके का व्यवहार में परिवर्तन अपेक्षित है। जो व्यवहार परिवर्तन अपेक्षित है उनकी क्रियाएं भी होती हैं। अब जैसे मान लो नॉलेज है, ज्ञान है,